हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। बहुत सारे लोग ऐसे के लिए परेशान रहते हैं कि सर मेंस आ रहा है और ऐसे की क्या स्ट्रेटजी उनको रखना चाहिए, कैसे वो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 160, 170, 180 एपीएससी में इतने मार्क्स भी आते हैं, 200 मार्क्स भी एपीएससी में आता है। तो कैसे वो इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऐसे के लिए। यूपीएससी की बात करें तो 130, 140 इज कंसिडर्ड वेरी गुड स्कोर। तो इतने मार्क्स ऐसे में कैसे लाया जाए, और ऐसे काफी डिफाइनिंग हो जाता है। आपके ऐसे में 90, 100 मार्क्स हो और आपके ऐसे में 150 मार्क्स हो, ये 50, 60 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वो ऐसे में काफी डिफाइनिंग हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे का स्ट्रेटजी आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा कि ऐसे में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाके रख सकते हो। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो मेक और ब्रेक टॉपिक है। आपका मेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कि नहीं देने जा रहे हो, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो आपको क्या सर्विस मिलेगी, ये बहुत सारा कुछ आपका ऐसे इकलौता डिसाइड कर सकता है। 50-60 मार्क्स का ये जंप ऐसे दे सकता है। तो ऐसे के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम समझते हैं और फिर इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये टॉपिक्स जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये टॉपिक्स हैं एपीएससी के, जो एपीएससी ने लास्ट ईयर अपने ऐसे एग्जाम में पूछा था। तो पहले हम एपीएससी के टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स एपीएससी ने दिया था। ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है? ऐसे का फॉर्मेट यह होता है, 2 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा, एक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है और यहाँ पे भी इन चारों टॉपिक्स में से एक ऐसे आपको लिखना है 1200 वर्ड्स में। तो जहां तक बात है टॉपिक्स का, डाइवर्सिटी का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ईज मिलता है कि 4 टॉपिक में से यू जस्ट हैव टू चूज जस्ट 1 टॉपिक। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम कैसे लिखेंगे, कि 1 या 2 टॉपिक ऐसे जरूर हर सेक्शन में आपको आते ही रहेंगे, अच्छे से ही आते रहेंगे। अब एक एक करके हम टॉपिक पढ़ते हैं। एडिक्शन एज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर रादर देन क्रिमिनल एक्ट। किसी भी चीज का एडिक्शन एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन, एडिक्शन किस चीज का? लिकर कंजम्पशन का। एडिक्शन किस चीज का? ड्रग्स कंजम्पशन का। एडिक्शन किस चीज का? गेम्स खेलने का, पबजी खेलने का। एडिक्शन किस चीज का? एडिक्शन सोशल मीडिया कंज्यूम करने का, दिन भर मोबाइल से चिपके रहने का। बहुत सारा एडिक्शन हो सकता है। ये एडिक्शन क्या है? ये एडिक्शन एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर है। आपका ब्रेन जो है कैसे फंक्शन करता है, आपका साइकोलॉजी कैसे फंक्शन करता है, आपका इन्वायरमेंट कैसे फंक्शन करता है, वो सारा चीज एडिक्शन में आता है। आपका आसपास का सराउंडिंग्स क्या है, ये सारा चीज एडिक्शन में आ जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग्स कैसे एडिक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि एडिक्शन जो है कंपल्सिव डिसऑर्डर है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो आपको इस टॉपिक में अगर कुछ लिखना है तो आपको ये चीजें ही बताते रहनी है फॉर द 1200 वर्ड्स, कि एडिक्शन कैसे एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है और कैसे एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। बट लास्ट में आप थोड़ा ये सब भी पॉइंट डाल सकते हो कि यस, एडिक्शन भले ही कंपल्सिव डिसऑर्डर है बट एडिक्शन अलग अलग क्राइम्स को जन्म दे सकता है और देता भी है। इसके भी एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे करके ये टॉपिक लिखोगे। ओबेसिटी मतलब मोटापा, अ न्यू एज डिसऑर्डर, नए एज का डिसऑर्डर है मोटापा। ओबेसिटी के बारे में यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, माल न्यूट्रिशन से लेके, हंगर इंडेक्स से लेकर के, गवर्नमेंट की स्कीम से लेकर के, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और उसके रिस्क से लेकर के, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स से लेकर के, जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्रेसिव वे में आपको लिखना होता है। थर्ड, इंडियन ज्वाइंट फैमिली। इंडियन ज्वाइंट फैमिली के बारे में है, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। तो जब आप इंडियन सोसाइटी टॉपिक पढ़ते हो तो ये टॉपिक्स लिखना आसान हो जाता है। लिविंग रिलेशनशिप, वैसे तो आप जानते हो लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या राइट होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उत्तराखंड ने इसके ऊपर लॉ भी बनाया यूसीसी में, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर। तो ये टॉपिक्स वैसे आप पढ़ते हो, इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हो, बट करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं। सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हो, है ना, फर्स्ट टॉपिक को एक बार फिर भी छोड़ दिया जाए तो ये सारे टॉपिक जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और यहाँ भी सेक्शन बी में पूरा पूरा फोकस आसाम पे है। द फ्यूचर ऑफ असमीज लैंग्वेज, असमीज लैंग्वेज का फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या था,
प्रेजेंट क्या था ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर के बारे में लिखना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से न्यूज में रहा है, हमेशा से इसके बारे में बातें होती रही हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द कॉस्मोस, कॉस्मोस में लाइफ है कि नहीं है, जो भी साइंस आप पढ़ते हो, जो भी साइंस से रिलेटेड डिस्कवरीज पढ़ते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। और डिवोर्स केसेस इन आसाम, आसाम में डिवोर्स केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये फेक डिवोर्स केसेस इन आसाम। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं 8 में से यहां से आपको एक टॉपिक चुनना था, यहां से आपको एक टॉपिक चुनना था। अब देखो यहां पे कोई फिलोसफिकल ऐसे नहीं है, कोई स्टेटमेंट बेस्ड, किसी का कोटेशन बेस्ड ऐसे नहीं है, वो भी आ सकता है, इसके पहले साल आए हैं, आगे भी आ सकता है। तो हर तरह के ऐसे के लिए हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो ऐसे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो ऐसे में आप लिखोगे वो क्या होता है, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉलेज, कि आपको पास ऐसे लिखने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। नॉलेज होगा तभी तो लिखोगे। तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके ऐसे में आएंगे, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, नॉलेज ऑफ पॉलिटी, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ एथिक्स, नॉलेज ऑफ IR, है ना, ये सब कुछ कहां से आएगा, क्लासेज में जो चीजें होती हैं वो तो होती हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स देखते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट ईयर जून में हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस सारी जो DCA अवेलेबल है यूट्यूब पे वो देखा होता, तो ये डिवोर्स केसेस इन आसाम को टैकल करना आपके लिए इजी होता। हमने इस पे आसाम ट्रिब्यून में एडिटोरियल्स आया था, हमने कवर किया था। असमीज लैंग्वेज में भी आसाम ट्रिब्यून में एडिटोरियल आया था, हमने कवर किया था, है ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप अभी से इस साल मेंस देने वाले हो, आप आसाम ट्रिब्यून पढ़ते हुए रख सकते हो। और साथ साथ आप हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे जो करंट अफेयर्स इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो आसाम प्रहरी हो, चाहे वो DCA हो, डेली करंट अफेयर्स, है ना, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और यहाँ पे आसाम रिलेटेड न्यूज कवर करते हैं, ये दोनों देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। लिविंग रिलेशनशिप कहाँ कवर होता, DCA में कवर होता, ठीक है। ओबेसिटी कहाँ कवर हुआ था, DCA में कवर हुआ था, ठीक है। अगर क्रिमिनल एक्ट या कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडिक्शन, ऐसी कुछ चीजें कहाँ कवर हो रही हैं, करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है तो DCA में कवर हो रहा है। तो पहले चीज जो चाहिए वो तो नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज गैदर करते रहो। बहुत नॉलेज अभी तक गैदर कर लिया होगा, अगर आप 1 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 6 महीने से भी पढ़ रहे हो, तो अब अभी तक आपने कुछ नॉलेज गैदर किया होगा। वो नॉलेज तो आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या करना है, उसके अलावा आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई भी ऐसे जो आपको सबसे अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रिलेशनशिप, तो इसको होलिस्टिकली समझना है कि लिविंग रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, विमेन के लिए क्या फायदा करता है, विमेन के लिए, मेन के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, ये सोसाइटी के लिए इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फैमिली रिलेशन पे, फैमिली स्ट्रक्चर पे ये क्या इफेक्ट डालता है ना। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लॉज क्या कहते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ फोकस सबसे ज्यादा किस पे है, राइट्स पे। राइट्स, जो भी लिविंग रिलेशनशिप में कपल रहता है उनके राइट्स क्या है। सिर्फ फीमेल की बात नहीं हो रही, फीमेल की भी बात हो रही है, मेल की भी बात हो रही है ना। लिविंग रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं, चाहे मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए, है ना। इनफैक्ट शादी के बाद का भी न्यूज है, बट पहले वाले भी न्यूज है, ठीक है, कि एक का कटा हुआ बॉडी या तो फ्रिज में मिलता है या तो ड्रम में मिलता है। तो राइट्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों कपल जो हैं, जो रह रहे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के लिए क्या है ना, उनकी सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारा कुछ हमें समझना पड़ेगा। उनका फंडामेंटल ड्यूटी क्या है नेशन के लिए, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो सारी चीजें, वो सारे एंगल से, जितना एंगल आप कवर करते हो टॉपिक्स में। ओबेसिटी का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो ओबेसिटी क्यों हो रहा है, ओबेसिटी के क्या कॉजेज हैं, पहले तो आप लिखोगे ओबेसिटी है क्या, है ना, ओबेसिटी के क्या कॉजेज हैं, ओबेसिटी के क्या क्या एंगल्स होने चाहिए, किस वजह से ओबेसिटी को कम किया जा सकता है, ओबेसिटी कैसे एक नया एज डिसऑर्डर बन गया है और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है ना। फिट इंडिया कैंपेन और भी बहुत सारे कैंपेन, खेलो इंडिया, स्पोर्ट्स को प्रमोट करके, लाइफ स्टाइल में चेंजेस प्रमोट करके हम लोग ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है, 70 आवर वर्क करो। अगर 70 आवर वर्क करेंगे तो फिर अपने हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम कहाँ मिलेगा। वीक में अगर 70 आवर कोई वर्क कर रहा है, दैट मीन्स 10 आवर्स वर्क एवरी डे।
तो उसको इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए टाइम कहाँ मिल रहा है? वैसे में ओबेसिटी के रिस्क बढ़ता है। वहां से वो 70 आवर्स वर्क से आप क्या रिलेट कर सकते हो? ओबेसिटी। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, उनको डायरेक्टली आप अपने एसेज में डाल सकते हो। इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और बाकी क्लासेस में आपको ऐसे और कैसे लिखना है वो सारी चीज बताई जाएगी कि थेसिस क्या लिखना है, ओबेसिटी या न्यू एज डिसऑर्डर है ना, इस पे आप क्या थेसिस लिखोगे, फिर जाके काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं। ये हर टॉपिक में आप कुछ ना कुछ ये चीजें मेंशन कर सकते हो। क्या डेटा डिटेल्स ऐड करना है, क्या नहीं करना है, इंडिया वाइज क्या मेंशन करना है, आसाम वाइज क्या मेंशन करना है, वर्ल्ड वाइज क्या मेंशन करना है, हर टॉपिक में है ना। एडिक्शन एज ए कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडिक्शन कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, बट इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है, एंटीथेसिस भी आएगा बाद में, ठीक है। हिटलर का एग्जांपल वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, उसको भी एक तरह से बहुत सारी चीजों को, वॉर लड़ने का ही एडिक्शन है, मुसोलिनी को वॉर लड़ने का ही एडिक्शन है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी थोड़ा बहुत समझते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओपन बुक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? 3 इडियट्स जैसे मूवी के एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पे रैंचो आता है और लिख देता है, ठीक है, लिख देता है राजू लाइजेशन, फरहान लाइजेशन, कुछ लिख देता है, बोलता है कि चलो आप लोग देखो। लोग बुक लगा के फटाफट देखने लग जाते हैं, बुक में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने समझा कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? नहीं। ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको क्या दिखाएंगे कि बुक से ही सही, बट आप काम की चीजें फिल्टर करो, क्योंकि लाइफ में हमेशा आपके पास सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, उन रिसोर्सेज से आपको अपने काम की चीज निकाल लेनी है ना, रटा हुआ हो जरूरी नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको ये सिखाता है। एजुकेशन क्या होना चाहिए? आइंस्टीन का स्टेटमेंट, आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, कोट है ना, कि एजुकेशन वो चीज है, एजुकेशन इज समथिंग विच इज विथ यू व्हेन यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन द स्कूल कॉलेज। जब स्कूल कॉलेज में जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब भूल गया, तो जो आपके पास बच गया वो एजुकेशन है। वो एपीएससी में आया, और जो मैं आइंस्टीन का कोट बोल रहा हूं वो यूपीएससी में आया। तो क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, एक जैसे ही आ रहे हैं, कहां कहीं फिलोसफिकल आ रहा है, कहीं फिलोसफिकल नहीं आ रहा है। फिलोसफिकल एसेज को डिकोड करना पड़ता है, उनकी फील समझनी पड़ती है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कोट ले ले, है ना, फॉर एग्जांपल शिप्स आर सेफेस्ट एट द हार्बर, शिप्स जो होते हैं पानी में चलने वाले, आर द सेफेस्ट एट द हार्बर, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स मेंट फॉर। बट शिप्स को उसके लिए नहीं बनाया गया है कि वो किनारे पे रहें, हार्बर पे रहें, है ना। फॉर एग्जांपल आप सेफ हो घर में, बट आप इसलिए नहीं हो कि घर ही में रहो, घर में रहोगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा घर से। घर से बाहर निकलना मतलब घर से बाहर निकलना, स्कूल जाना पड़ेगा, बाद में बड़े होके आपको हो सकता है आसाम से बाहर जाना पड़े, इंडिया से बाहर जाना पड़े, वर्ल्ड से बाहर चांद पे जाना पड़े, मून पे जाना पड़े। तो सेफेस्ट रह के आपको आपका डेवलपमेंट या कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पर्सनल एंगल से, सोसाइटल एंगल से, कंट्री के पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे करके आपको ऐसे लिखना होता है। ऐसे में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, है ना। एक मैं बहुत सारे स्टूडेंट में एक चीज देखता हूं, क्या सर स्टोरी से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, बट 3 साल से मैं देख रहा हूं आसाम के स्टूडेंट में, वो कुछ भी ऐसे हो, कुछ भी एनेक्डोट लिख देते हैं। उनको लगता है कि हाँ कोई बोल दिया, किसी ने ऐसे बता दिया कि एनेक्डोट से ऐसे लिखना है, तो वो एनेक्डोट से ही लिख रहे हैं, भले ही गलत ही लिख रहे हैं। ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, है ना। 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यही गलतियां कर रहे हैं, है ना। अगर आपके पास परफेक्ट एनेक्डोट है जो किसी आपके टॉपिक के साथ सुटेबल बैठता है तो ही लिखो, परफेक्ट नहीं है तो मत लिखो, है ना। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, कंटेक्स्ट, कुछ भी कंटेंट डाल देने से नहीं होगा, है ना। ऐसे में आपका देखा जाता है कि आपको थॉट की क्लैरिटी कितनी है, आपको ये टॉपिक कितना समझ में आता है, आपके पास क्लैरिटी कितना है, ऑर्गेनाइजेशन आप कितना बढ़िया करते हो, एनालिसिस कितना बढ़िया करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये सब एसेस के टॉपिक हैं, और आपको क्या करना है आगे से, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक समझिए, और इनमें से आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे एपीएससी के ले लीजिए, चाहे यूपीएससी के ले लीजिए। बाद में लेटर ऑन मैं आपको फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल ये सब करते जाइए और अपने से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, है ना। और ऐसे को डरना बंद कर दीजिए। जितना नॉलेज आपके पास होगा और जितना खिचड़ी आप उस नॉलेज का बना सकते हो, खिचड़ी अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से, उतना ही आपका ऐसे और बढ़िया निकल के आएगा। ऐसे में आपको ब्लंडर्स नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एनेक्डोट लिख दिया, कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, तो ब्लंडर है। आपने कोट लिख दिया कुछ, कि कोट लिखना था, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, ब्लंडर है। ब्लंडर्स आपको नहीं करना है।
अवॉइड ब्लंडर्स इन ऐसे। 170 180 नहीं आएगा, 150 से भी चल जाएगा, बट 100 तो नहीं आए, है ना, 90 तो नहीं आए, तो 110 तो नहीं आए, तो ऐसे में यू हैव टू अवॉइड ब्लंडर्स। ठीक है, डोंट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं करने हैं, क्या करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट क्या नहीं करने हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन 125 मार्क्स, 125 मार्क्स कैरी करता है ना। तो अगर इसमें आपने ब्लंडर कर दिया तो जहां पे आपको मिलना था 80 मार्क्स वहां मिल जाएगा 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स खा जाएगा। GS1 GS2 GS3 GS4, इन जीएस के पेपर में क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 मार्क्स 15 मार्क्स। तो अगर आपने ब्लंडर किया 2-3 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, 2-3-4-5 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, यहां एक में आपका 40 मार्क्स कम हो जाएगा। तो अवॉइड द ब्लंडर्स इन ऐसे, अवॉइड द डोंट्स इन ऐसे, है ना, डोंट्स को माइंड में रखना है। तो ये चीज है ऐसे से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।